आजकल की ये जो तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया है, इसमें कभी कभी कैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है ना कि फोन, सोशल मीडिया, ये सब हम पे हावी हो रहे हैं। मतलब थका देते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम जुड़े तो हैं सबसे हर वक्त, पर शायद किसी गहरी चीज से कट रहे हैं। कुछ कुछ असली चीज खो रहे हैं। हाँ, ये एहसास अब बहुत आम हो गया है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। आज हम इसी आम आधुनिक दुविधा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये मामला सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का या आदतों का नहीं है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी का डिजाइन है, हमारा मनोविज्ञान है, और हाँ, एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है। कोशिश करेंगे समझने की कि हम अनजाने में स्थिति तक पहुंचे कैसे, और क्या कोई रास्ता है। क्या हम सोच समझकर तकनीक का इस्तेमाल करके एक बेहतर, ज्यादा शांत रास्ता बना सकते हैं? डिवाइस में म्यूजिक भी और फोन भी। या या जब फेसबुक शुरू हुआ था, वो तो बस कॉलेज के पुराने दोस्तों को ढूंढने का एक मजेदार तरीका लगता था। किसने सोचा था कि बस कुछ ही सालों में ये चीजें हमारी जिंदगी पर ऐसे छा जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे नींद में चलते चलते यहाँ पहुंच गए हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बदलाव जबरदस्त थे, इसमें कोई शक नहीं। पर साथ ही ये बड़े पैमाने पर अनियोजित थे, अप्रत्याशित थे। सोचिए जरा, 2004 में हार्वर्ड के हॉस्टल में जिसने द फेसबुक बनाया, क्या उसने सोचा होगा कि एक दशक बाद दुनिया भर के लोग औसतन 2 घंटे रोज सिर्फ सोशल मीडिया और मैसेजिंग पर लगा रहे होंगे? या 2007 में जिसने पहला आईफोन लिया म्यूजिक और कॉल्स के लिए, उसने क्या सोचा होगा कि वो दिन में लगभग 86 बार अपना फोन चेक करने लगेगा? हम इस दुनिया में धीरे धीरे, बिना किसी खास विरोध के, लगभग अनजाने में ही फंसते चले गए। अब लगता है जैसे ये प्लेटफॉर्म्स हमें खींचते हैं अपनी तरफ, जानबूझकर। हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। अनजानेपन के साथ साथ एक सोची समझी रणनीति भी काम कर रही है। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है अटेंशन इकोनॉमी, मतलब ध्यान की अर्थव्यवस्था। कई जो बहुत सफल नई तकनीकें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसी मॉडल पर चलते हैं। उनका पूरा व्यापार इस पर टिका है कि वो हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी ओर खींच सकें, ताकि वो इस ध्यान को विज्ञापनदाताओं को बेच सकें और अरबों कमा सकें। तो उनका पूरा डिजाइन इसी लक्ष्य के आसपास घूमता है, हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना। मतलब ये सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं है कि हम फोन नीचे नहीं रख पाते, हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। हम इन स्क्रीनों की तरफ इसलिए नहीं खिंचते कि हम आलसी हैं या हम में अनुशासन नहीं है। हम इसलिए खिंचते हैं क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग और अरबों डॉलर इसी काम में लगे हैं कि हमें कैसे आदी बनाया जाए, कैसे हमें बार बार वापस लाया जाए। जैसे ट्रिस्टन हैरिस हैं, विसल ब्लोअर, वो खुद गूगल में थे, डिजाइन एथिसिस्ट। वो इसे बहुत साफ समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जेब में रखी एक स्लॉट मशीन जैसा है। स्लॉट मशीन, ये कुछ ज्यादा नाटकीय नहीं लग रहा? शायद सुनने में लगे, लेकिन ये तुलना बहुत सटीक है। सोचिए स्लॉट मशीन कैसे काम करती है। आप लीवर खींचते हैं और आपको पता नहीं होता कि ये नाम मिलेगा या नहीं। मिलेगा तो कितना बड़ा मिलेगा। ये अनिश्चितता, ये उम्मीद कि क्या पता इस बार कुछ अच्छा मिल जाए, यही हमें बार बार लीवर खींचने पर मजबूर करती है। ठीक इसी तरह हर बार जब हम फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हम एक तरह का मनोवैज्ञानिक जुआ खेल रहे होते हैं। क्या मिला? कोई नया लाइक, कोई मैसेज, कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई ईमेल। ये जो अप्रत्याशित इनाम का सिद्धांत है ना, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये इंसान को आदी बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और ये हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें और ज्यादा की तलब होती है। और वो लाइक्स, कमेंट्स, फोटो में टैग होना, ये सब भी इसी बड़े डिजाइन का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ये सब हमारी गहरी मानवीय जरूरतों और कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे लाइक बटन, हम कुछ पोस्ट करते हैं, हमें पता नहीं कितने लाइक्स आएंगे, कब आएंगे। ये अनिश्चितता हमें बार बार ऐप चेक कराती है। या जब कोई हमें फोटो में टैग करता है, तो ये हमारी सामाजिक स्वीकृति की जो गहरी जरूरत है ना, उसको संतुष्ट करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे समूह में हमें पसंद किया जाए, महत्व दिया जाए। टेक कंपनियां ये जानती हैं, और उन्होंने ऑटो टैगिंग जैसे फीचर इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाए हैं। ये हमें सामाजिक पुष्टि के छोटे छोटे नशे जैसे हिट्स देते रहते हैं, ताकि हम प्लेटफॉर्म पर वापस आते रहें। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी बेहद मुनाफे वाली रणनीति है। ट्रिस्टन हैरिस इसे एक तरफा हथियारों की दौड़ कहते हैं। एक तरफ टेक कंपनियां हैं हमारे मनोविज्ञान की गहरी समझ के साथ, दूसरी तरफ हम हैं अकेले उपभोक्ता। इसलिए ये महसूस करना कि आप कंट्रोल खो रहे हैं, ये आपकी निजी विफलता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि हम इस जाल में फंसे कैसे। पर अगर हम इस तरह जकड़े हुए हैं, तो रास्ता क्या है? क्या मतलब
तकनीक को बिल्कुल छोड़ दें या कोई बीच का रास्ता है? कुछ लोग वो हेनरी डेविड थॉरो का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने वॉल्डन पॉन्ड जाकर एकदम सादा जीवन जिया। क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया में कुछ वैसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी रास्ते को हम कह सकते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म या सचेत उपयोग। ये तकनीक को पूरी तरह नकारना नहीं है, बल्कि उसे बहुत सोच समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक कला है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत शक्तिशाली है और सीधा भी। तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ उन चुनिंदा हाई वैल्यू कामों के लिए करें जो आपके गहरे मूल्यों का, मतलब आपकी डीप वैल्यूज का मजबूती से समर्थन करते हों। हर उस चीज के लिए नहीं जिसमें जरा सा भी फायदा दिख रहा हो। ये तो उस सोच से बिल्कुल उल्टा है जिसे मैक्सिमलिज्म कहते हैं, जहां हम हर नई ऐप, हर नया गैजेट अपनाने की कोशिश करते हैं, इस डर से कि कहीं कुछ छूट ना जाए। वो फोमो जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, डिजिटल मैक्सिमलिज्म यही कहता है कि भाई अगर किसी तकनीक से थोड़ा सा भी फायदा हो सकता है तो उसे इस्तेमाल न करना तो बेवकूफ़ी है। नतीजा क्या होता है? हमारी जिंदगी अनगिनत डिवाइस, ऐप्स, नोटिफिकेशन से भर जाती है। सब हमारे ध्यान के लिए लड़ रहे हैं। मिनिमलिज्म इसके ठीक उलट कहता है, काम ज्यादा हो सकता है, लेस इज मोर। जरूरी नहीं कि हर उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल किया ही जाए। सोच समझकर चुनिंदा तरीके से तकनीक अपनाने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। मिनिमलिस्ट इस बात से नहीं डरता कि वो किसी छोटी मोटी चीज से चूक जाएगा। उसे इस बात की ज्यादा परवाह होती है कि कहीं वो उन बड़ी जरूरी चीजों को कमजोर तो नहीं कर रहा जो जीवन को असल में अच्छा बनाती हैं। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? कोई समुदाय या कोई व्यक्ति जो इस तरह से जीता हो? एक दिलचस्प उदाहरण है एमिश समुदाय का या कुछ मेनोनाइट समुदायों का। उन्हें अक्सर लोग गलती से समझते हैं कि वो तकनीक के खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। वो नई तकनीक को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से अपने समुदाय के मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। वो सवाल पूछते हैं, क्या ये तकनीक हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को, हमारे विश्वास को, हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत करेगी या कमजोर? अगर उन्हें लगता है कि कोई तकनीक उनके मूल मूल्यों के लिए खतरा है तो वो उसे नहीं अपनाते या फिर उसका इस्तेमाल बहुत सीमित, कंट्रोल तरीके से करते हैं। जैसे वो आमतौर पर प्राइवेट कार नहीं रखते। उन्हें लगता है इससे समुदाय बिखरेगा, लोग दूर दूर रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरों की कार में सफर कर लेते हैं या समुदाय के लिए एक साझा फोन रख लेते हैं। ये एक इरादे के साथ अपने मूल्यों के हिसाब से तकनीक चुनने का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, आधुनिक जीवन जीते हैं, हम इस मिनिमलिज्म को या सचेत उपयोग को कैसे अपना सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसका? हाँ, एक बहुत कारगर तरीका है। इसे कह सकते हैं डिजिटल डीक्लटर, मतलब डिजिटल सफाई। इसका आइडिया यह है कि आप लगभग 30 दिनों के लिए अपनी जिंदगी से उन सभी वैकल्पिक डिजिटल तकनीकों को हटा दें जिनका इस्तेमाल आपके काम या जीवन चलाने के लिए एकदम जरूरी नहीं है। ये वो ऐप्स, वेबसाइट्स या सेवाएं हैं जिनके बिना आपका काम रुकेगा नहीं, जिंदगी ठप नहीं पड़ेगी। 30 दिन? ये सुनने में तो काफी लंबा और शायद थोड़ा डरावना भी लग रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब जरूरी चीजें छूट नहीं जाएंगी? ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है और शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये 30 दिन का ब्रेक बहुत जरूरी है। ये आपको उन अनजानी आदतों और निर्भरताओं से आजाद होने का मौका देता है जो अक्सर हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। जब आप इन लगातार ध्यान खींचने वाली चीजों से दूर होते हैं तो आपके पास सोचने का, महसूस करने का वक्त होता है। आप खुद से पूछ पाते हैं कि भाई मेरे लिए सच में क्या जरूरी है, मेरी असली वैल्यूज क्या हैं, मुझे किन चीजों से गहरी खुशी मिलती है। इस दौरान लोग अक्सर उन एनालॉग चीजों को फिर से खोजते हैं जिन्हें वो भूल चुके थे। दोस्तों से गहरी बातें करना, कोई किताब पढ़ना, बाहर घूमना, कोई पुराना शौक या कोई नया हुनर सीखना। ये एक तरह से अपने डिजिटल जीवन को रीसेट करने जैसा है। और 30 दिन के बाद फिर क्या? क्या हम वापस पुरानी आदतों में नहीं फंस जाएंगे? यहीं पर इस प्रोसेस का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है। 30 दिन के बाद आप तकनीक को अपनी जिंदगी में वापस लाना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर, चुनिंदा तरीके से। हर उस तकनीक या ऐप को वापस लाने से पहले आप खुद से कुछ कड़े सवाल पूछते हैं। क्या ये तकनीक मेरे किसी गहरे मूल्य का वाकई समर्थन करती है? क्या ये उस मूल्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है? और अगर मैं इसे वापस लाता हूं तो इसके इस्तेमाल के नियम क्या होंगे? कब, कहां, कैसे मैं इसका उपयोग करूंगा ताकि ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि उस पर हावी हो जाए।
इस प्रोसेस से गुजरने के बाद लोग अक्सर पाते हैं कि वो बहुत कम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा इरादे और कंट्रोल के साथ। ये पुरानी आदतों में वापस फंसना नहीं है, ये तकनीक के साथ एक नया, ज्यादा हेल्दी रिश्ता बनाना है। सुनने में तो ये काफी तर्कसंगत लग रहा है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मतलब जब हम कोशिश करते हैं इन तकनीकों से थोड़ा दूर होने की, तो क्या हम अकेले नहीं पड़ जाते? कुछ जरूरी सोशल कनेक्शन खो तो नहीं देते? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर ये डर होता है कि तकनीक छोड़ी तो अकेले रह जाएंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि कई बार ये तकनीकें ही हमें उन चीजों से दूर कर देती हैं जो हमें सच में जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म का एक बड़ा हिस्सा उन बुनियादी मानवीय जरूरतों को फिर से खोजना और उन्हें प्राथमिकता देना है, जिन्हें डिजिटल दुनिया अक्सर दबा देती है या जिनका कोई सस्ता सा विकल्प पेश करती है। कौन सी हैं ये बुनियादी जरूरतें? मुख्य रूप से 3 पर ध्यान देना जरूरी है। पहली है एकांत, सॉलिट्यूड। और यहाँ एकांत का मतलब सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों के विचारों, उनके प्रभावों से मानसिक रूप से मुक्त होना है। ये अपने विचारों को सुनने, अपनी भावनाओं को समझने, प्रोसेस करने, मुश्किल समस्याओं पर गहराई से सोचने और यहाँ तक कि नैतिक साहस विकसित करने के लिए भी जरूरी है। इतिहास में देखें तो कई महान विचारक, नेता जैसे अब्राहम लिंकन गृहयुद्ध के तनाव के बीच व्हाइट हाउस से दूर अपने शांत कॉटेज में जाकर जरूरी फैसले लेते थे। या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने अपने सबसे मुश्किल वक्त में अपनी रसोई की मेज पर अकेले बैठकर अपने संघर्ष का रास्ता पाया था। एकांत हमें अपने अंदर से जुड़ने का मौका देता है। और ये स्मार्टफोन, ये इस एकांत में कैसे बाधा डालते हैं? स्मार्टफोन हमें लगभग परमानेंटली एकांत से वंचित रखते हैं, सॉलिट्यूड डेप्रिवेशन जिसे कहते हैं। अब हमारे पास शायद ही कोई ऐसा पल होता है जब हम सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेले हों। जी। जैसी थोड़ी सी बोरियत होती है या कहीं इंतजार कर रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। दिमाग को कभी शांत रहने का, भटकने का या बिना किसी बाहरी उत्तेजना के सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मनोवैज्ञानिक जीन ट्वेंग का जो रिसर्च है वो इस पर काफी चिंताजनक रोशनी डालता है। उन्होंने पाया कि स्मार्टफोन के आने के बाद, खासकर जो आई-जेन पीढ़ी है, 1995 के बाद जन्मे लोग, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन की भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। लगातार कनेक्टेड रहने का दबाव और एकांत की कमी इसके बड़े कारण हो सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है फिर? क्या मतलब मेडिटेशन करने बैठ जाएं? मेडिटेशन तो बिल्कुल मदद कर सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आसान उपाय भी हैं। जैसे कभी-कभी जानबूझकर फोन घर पर छोड़कर बाहर निकलना, बिना फोन के लंबी सैर पर जाना, अपने दिन में कुछ ऐसे अनप्लग्ड पल बनाना जहां आप सिर्फ अपने साथ हों या आसपास की दुनिया के साथ, अपने दिमाग को बोर होने देना और फिर अपने आप सोचने का मौका देना। ठीक है, ये हुई एकांत की बात। दूसरी जरूरत क्या थी? दूसरी जरूरी चीज है गहरी आमने सामने की बातचीत, रिच कॉन्वर्सेशन। हमारा दिमाग लाखों सालों में विकसित हुआ है असली फेस टू फेस बातचीत के लिए। इसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, इसमें चेहरे के भाव होते हैं, आंखों का संपर्क होता है, आवाज का लहजा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक बहुत रिच मल्टीलेयर्ड संवाद बनाते हैं जिससे विश्वास और समझ पैदा होती है। डिजिटल कनेक्शन जैसे कि लाइक्स, छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस, इमोजी या छोटे कमेंट्स, ये इस गहरी मानवीय जरूरत का बहुत ही हल्का और अक्सर अपर्याप्त विकल्प है। हाँ, मैंने वो MIT की प्रोफेसर हैं शरी टकल, उनका काम पढ़ा है। वो इसे कहती हैं बातचीत से पलायन, कि हम मुश्किल जटिल बातचीत से बचकर आसान कंट्रोल्ड डिजिटल इंटरैक्शन की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, हम गहरी असली बातचीत के जो संभावित जोखिम है, अनिश्चितताएं हैं, उनसे बचते हैं और सतही सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को चुनते हैं। लेकिन इसका नतीजा अक्सर उल्टा होता है। अजीब बात यह है कि रिसर्च बताती है कि जो लोग जितना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वो उतना ही ज्यादा अकेला और सामाजिक रूप से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। फेसबुक के इस्तेमाल पर शाक्या और क्रिस्टैकिस की एक फेमस स्टडी थी। उसने यही दिखाया कि फेसबुक का बढ़ता इस्तेमाल लोगों की खुशी और जीवन संतुष्टि में कमी से जुड़ा था। समाधान क्या है? सतही ऑनलाइन इंटरैक्शन, जैसे बिना सोचे समझे लाइक करना या हर चीज पर कमेंट करना, इसको कम करना और असली आमने सामने की या कम से कम गहरी फोन कॉल वाली बातचीत को प्राथमिकता देना। और तीसरी जरूरत, एकांत हो गया, बातचीत हो गई। तीसरी जरूरत है सार्थक आराम या गतिविधि, मीनिंगफुल लीजर, जिसे हम हाई क्वालिटी खाली समय भी कह सकते हैं। इसका मतलब है निष्क्रिय खपत, पैसिव कंजम्पशन, जैसे घंटों तक बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स देखते रहना।
इसके बजाय सक्रिय, चुनौतीपूर्ण और हुनर आधारित आराम खोजना, जो गहरी संतुष्टि दे, उपलब्धि का एहसास दे। अरस्तु ने भी कहा था कि असली खुशी उन एक्टिविटीज में मिलती है जो अपने आप में आनंददायक हों, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं। इसके कुछ उदाहरण देंगे? ये सक्रिय आराम कैसा दिखता है? का काम हो, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई कढ़ाई, पेंटिंग, बागबानी, या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। विचारक हैं जैसे मैथ्यू क्रॉफर्ड अपनी किताब शॉप क्लास एज सोल क्राफ्ट में कहते हैं कि फिजिकल दुनिया के साथ अपने हाथों से काम करने से हमें खास तरह की संतुष्टि मिलती है, जुड़ाव महसूस होता है, जो स्क्रीन वाले काम में अक्सर नहीं मिलता। गैरी रोगोव्स्की जैसे कारीगर भी यही कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड सोशल एक्टिविटीज भी जरूरी हैं। दोस्तों के साथ नियमित रूप से बोर्ड गेम्स खेलना, किसी स्पोर्ट्स टीम या फिटनेस ग्रुप का हिस्सा बनना, जैसे F3 या क्रॉसफिट जैसे ग्रुप्स, या किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। ये एक्टिविटीज ना सिर्फ हमें व्यस्त रखती हैं, नए स्किल सिखाती हैं, बल्कि असली सामाजिक जुड़ाव भी गहरा करती हैं। आपने पहले एक बेनेट सिद्धांत का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, वो लेखक आर्नल्ड बेनेट के एक निबंध से आता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दिन भर के काम के बाद आराम का मतलब है बिल्कुल पैसिव हो जाना, कम से कम एनर्जी खर्च करना। लेकिन बेनेट का तर्क था कि हमारा दिमाग कभी थकता नहीं है, उसे बस बदलाव चाहिए। एक ही तरह के मानसिक काम से ऊब जरूर होती है। उनका सुझाव था कि सबसे ज्यादा ताजगी देने वाला आराम वो होता है जो चैलेंजिंग हो, जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जो हमारे दिमाग के अलग हिस्सों को एक्टिवेट करे। निष्क्रिय होकर सोफे पे पड़े रहने से ज्यादा एनर्जी और संतुष्टि अक्सर किसी मुश्किल शौक या प्रोजेक्ट पर काम करने से मिलती है। जैसे वो लोग जो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। मिस्टर मनी मुस्टाश जैसे ब्लॉग्स पर जिनकी बात होती है, वो अपना खाली समय टीवी देखने में नहीं बिताते, बल्कि घर बनाने, बाइक ठीक करने या कोई नया हुनर सीखने जैसे मुश्किल कामों में लगाते हैं। ये सक्रिय, चुनौतीपूर्ण आराम ज्यादा संतोषजनक होता है। ठीक है, तो ये समझ आया कि हमारी गहरी ज़रूरतें क्या हैं, जिन्हें तकनीक शायद पूरा नहीं कर पा रही। एकांत, गहरी बातचीत और सार्थक गतिविधि। लेकिन ये जानना एक बात है, और असल में इन ध्यान खींचने वाली ताकतों का मुकाबला करना दूसरी बात। ये प्लेटफॉर्म तो हमें वापस खींचने के लिए ही बने हैं, जैसा आपने बताया। तो हम प्रैक्टिकली इनका विरोध कैसे करें? यहीं पे शायद वो अटेंशन रेजिस्टेंस या ध्यान प्रतिरोध की बात आती है। सही कहा आपने। सचेत उपयोग या डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना, ये अपने आप में एक प्रतिरोध है। ध्यान अर्थव्यवस्था के दबावों के खिलाफ एक पर्सनल विद्रोह। लेकिन इस प्रतिरोध को और मजबूत करने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां हैं। ये वो तरीके हैं जो लोग सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो इन शक्तिशाली तकनीकों के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बन सकें और ध्यान अर्थव्यवस्था के जाल से बचकर उसकी सेवाओं का सीमित फायदा उठा सकें। तो क्या है ये रणनीतियां? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? सबसे असरदार और अक्सर सुझाया जाने वाला कदम है अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना। आप चाहें तो कंप्यूटर पर ब्राउजर से इन्हें देख लें, लेकिन फोन पर ऐप न होने से वो जो अचानक बिना सोचे समझे बाध्यकारी इस्तेमाल होता है ना, कंपल्सिव यूज, वो बहुत कम हो जाता है। और वही असल में हमारा सबसे ज्यादा समय और ध्यान बर्बाद करता है। कई लोगों ने पाया है कि सिर्फ ऐप हटाने से उनका सोशल मीडिया इस्तेमाल दिन में कई बार से घटकर हफ्ते में बस 1-2 बार रह गया, वो भी तब जब उन्हें सच में कोई जरूरत होती है। ये तो बड़ा कदम है, लेकिन शायद जरूरी भी। और क्या कर सकते हैं? एक और रणनीति है अपने डिवाइस को जरूरत के हिसाब से एक उद्देश्य टूल बनाना, सिंगल पर्पस टूल। मान लीजिए आप लैपटॉप पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम जैसे ऐप या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए उन सभी वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो ध्यान भटका सकती हैं, सोशल मीडिया, न्यूज साइट्स, ईमेल। इससे आपका लैपटॉप सिर्फ एक लिखने की मशीन बन जाता है, न कि एक अंतहीन मनोरंजन और विकर्षण का स्रोत। यही चीज फोन पर भी की जा सकती है। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक प्रोफेशनल की तरह करने का भी जिक्र किया था, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत इरादे से करना, किसी खास लक्ष्य या मकसद को ध्यान में रखकर, न कि सिर्फ टाइम पास या अंतहीन स्क्रॉलिंग के लिए। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, आदत की तरह नहीं। जैसे जेनिफर ग्रिगियल, जो खुद सिरक्यूज यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया की प्रोफेसर हैं, वो सोशल मीडिया को अपनी फील्ड में लेटेस्ट जानकारी और ट्रेंड समझने के लिए इस्तेमाल करती हैं, न कि पर्सनल मनोरंजन या सामाजिक जुड़ाव के लिए। वो ट्वीट डेक जैसे खास टूल इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो शोर को फिल्टर करके सिर्फ जरूरी जानकारी या लोगों को फॉलो कर सकें। वो प्लेटफॉर्म पर जाती हैं, जो चाहिए वो निकालती हैं और बाहर आ जाती हैं। वो प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं, न कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन के हिसाब से चलती हैं।
और ये स्लो मीडिया का क्या आइडिया है? स्लो फूड जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे स्लो फूड आंदोलन लोकल, सीजनल और ध्यान से पकाए गए भोजन पर जोर देता है, वैसे ही स्लो मीडिया आंदोलन समाचार और जानकारी की खपत में क्वालिटी, गहराई और इरादे पर जोर देता है। इसका मतलब है लगातार ब्रेकिंग न्यूज़, क्लिकबेट हेडलाइंस और हॉट टेक्स्ट के पीछे भागने के बजाय ज्यादा सोच समझकर कम स्रोतों से लेकिन ज्यादा गहराई से जानकारी लेना। जैसे दिन भर ट्विटर पर हर अपडेट देखने के बजाय सुबह शांति से एक अच्छा अखबार पढ़ना, या हफ्ते में एक बार बैठकर कुछ चुनिंदा लंबे विश्लेषण वाले लेख पढ़ना। ये क्वालिटी पर फोकस करता है, मात्रा या तुरंतापन पर नहीं। यह हमें जानकारी के उपभोक्ता से ज्यादा एक समझदार पाठक या श्रोता बनाता है। और कुछ लोगों के लिए शायद सबसे क्रांतिकारी कदम स्मार्टफोन को पूरी तरह छोड़कर एक साधारण डम फोन का इस्तेमाल करना। हाँ, ये निश्चित रूप से एक एक्सट्रीम ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सबसे असरदार साबित हुआ है। पॉल मिलर, द वर्ज के पत्रकार जिन्होंने 1 साल बिना इंटरनेट के बिताया, या डैनियल क्लॉफ जैसे लोगों के अनुभव बताते हैं कि स्मार्टफोन को पूरी तरह छोड़कर एक बेसिक फोन पर वापस जाने से, जो सिर्फ कॉल और टेक्स्ट कर सकता है, उनकी जिंदगी में जबरदस्त शांति, स्पष्टता और फोकस करने की क्षमता वापस आई। उन्हें शुरुआत में कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हुई, मैप्स ना होना, तुरंत जानकारी ना मिलना, लेकिन उनका कहना है कि लगातार ध्यान भंग, चिंता और डिजिटल अव्यवस्था से जो मुक्ति मिली, वो इन दिक्कतों से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये ध्यान अर्थव्यवस्था के खेल से पूरी तरह बाहर निकलने का एक तरीका है, हालांकि ये सबके लिए प्रैक्टिकल या जरूरी नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो हमने समझा कि कैसे तकनीक जो हमें जोड़ने और ताकत देने के वादे के साथ आई थी, वो अनजाने में और कुछ हद तक जानबूझकर भी हमारे ध्यान पर, हमारे समय पर और शायद हमारी खुशी पर हावी हो गई। हमने अटेंशन इकोनॉमी के बारे में जाना कि कैसे प्लेटफॉर्म हमें आदी बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और फिर हमने एक दूसरे रास्ते की बात की, डिजिटल मिनिमलिज्म या सचेत उपयोग, जो हमें कंट्रोल वापस लेने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एकांत, गहरी बातचीत और सार्थक आराम जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतें हमारे लिए जरूरी हैं, और कैसे तकनीक अक्सर इनका सस्ता या अधूरा विकल्प बनकर हमें असल संतुष्टि से दूर कर देती है। और आखिर में हमने कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर भी बात की। ऐप्स हटाना, डिवाइस को सीमित करना, प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल करना, स्लो मीडिया अपनाना, या यहाँ तक कि डम फोन पर वापस जाना, जिनसे हम तकनीक का इस्तेमाल अपने मूल्यों के हिसाब से कर सकते हैं, ना कि उसके डिजाइन के हिसाब से। तो मुख्य संदेश शायद यही है कि तकनीक अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें इसे एक साधन की तरह देखना चाहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, ना कि अनजाने में उसका गुलाम बन जाना चाहिए। वो जो शुरू में बेचैनी, थकान या कंट्रोल खोने का एहसास होता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, डिजिटल मिनिमलिज्म उसका एक ठोस, प्रैक्टिकल और उम्मीद भरा जवाब देता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि चुनाव हमारे हाथ में है। हम तय कर सकते हैं कि हम अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना ध्यान और अपना समय कहाँ लगाना चाहते हैं। तकनीक को हमारे जीवन की दिशा तय करने की जरूरत नहीं है, हम तकनीक की दिशा तय कर सकते हैं। ये एक ज्यादा इरादे वाला, ज्यादा मानवीय जीवन जीने का रास्ता हो सकता है। सुनने वालों से अनुरोध है कि वे तकनीक के साथ अपने रिश्ते पर थोड़ा सोचें। क्या ये चर्चा उनके लिए उपयोगी थी? क्या उन्हें अपने अनुभव से मिलते जुलते कुछ बिंदु मिले? अपने विचार हमें जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि हम इस जानकारी को और बेहतर तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। इस पर सोचिएगा जरूर। तकनीक का इस्तेमाल कैसे आपके जीवन को सच में समृद्ध बना सकता है, ना कि सिर्फ उसे और उलझा दे।